हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन के चैनल पे। यह क्लास जो है सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका कोर फेवरेट पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास सभी क्लास से अच्छा होगा, क्योंकि इस क्लास में हम आप लोगों को जो शिकायत था, जो हम कम समझाते थे, इस क्लास में समझाने की कोशिश हम बहुत ज़्यादा करेंगे। तो चलिए, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वो है कि राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा दें और इसके स्वरूप एवं विशेषताओं की विवेचना करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देने का कोशिश कीजिएगा। आई होप इस बार हम कोशिश किए हैं कि आप लोगों को केवल सुन के ही, आप लोग अगर वीडियो को सुनिएगा तो उससे ही आप लोगों को याद करवाने का कोशिश किए हैं। चलिए, आज हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय शक्ति होता क्या है। राष्ट्रीय शक्ति कहने का मतलब होता है किसी भी देश का शक्ति, ठीक है, किसी भी देश का शक्ति जिससे वो दूसरे देश को प्रभावित कर सकता है। तो इसी के बारे में आज फुल डिटेल आप लोगों को देने वाले हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आंसर किस तरह से लिखिएगा, आप लोगों को ये भी समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग परिचय स्टार्ट कीजिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग परिचय, राष्ट्रीय शक्ति का अंग्रेजी जो अनुवाद होता है वो क्या होता है, नेशनल पावर होता है। क्या होता है, नेशनल पावर होता है। और राष्ट्रीय शक्ति को दो शब्दों से मिलाकर बनता है, दो शब्दों से मिलकर बनता है। उसमें पहला शब्द होता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय कहने का मतलब होता है देश, यानी कोई भी राष्ट्र है ना, अर्थात दूसरा शब्द जिसका अर्थ होता है शक्ति। और शक्ति कहने का मतलब होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि वो किसी भी देश को प्रभावित कर सकने का नाम ही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। आज केवल हम आप लोगों को समझाने के पर्पज से आए, आज कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से क्लास को देखिएगा, है ना। देखिए, जब कोई व्यक्ति दूसरे को प्रभावित कर अपना वांछित कार्य करवा लेता है तो उसे ही हम लोग क्या, शक्ति का संपन्न होता है, मतलब उसे ही हम शक्ति कह सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर देता है उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं। अर्थात दोनों शब्दों को मिलाकर अर्थ निकलता है कि राष्ट्र शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्र के कार्य एवं व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ता है। कहने का मतलब है कि दूसरे देश को खुद से चलाना, खुद से अनुकूल मोड़ना, है ना। मान ली मेरे पास ज़्यादा पावर है तो हम दूसरे व्यक्ति पर अपना पावर दिखाएंगे तो वो मेरे हिसाब से चलेगा, है ना। जिस तरह देख सकते हैं फैमिली में फादर हो जाते हैं तो फादर पूरे फैमिली को अपने तरीका से अपने अनुकूल चलाते हैं, अपने अनुकूल पर मोड़ते हैं। तो उसी तरह से होता है कोई भी देश का शक्ति जो दूसरे देश को अपने अनुकूल क्या करता है, मोड़ता है। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रीय शक्ति के परिचय को वर्णन कर सकते हैं। आज आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले तो हम थोड़ा सा पढ़ते थे और थोड़ा समझाते थे, आज पढ़ने के साथ साथ ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप लोग इस क्लास को अच्छा से देखिए, इसी तरह अब नेक्स्ट क्लास लिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के अनुसार परिभाषा। परिभाषा क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में किसी राष्ट्र के पास उपलब्ध सभी संसाधनों का योग राष्ट्रीय शक्ति कहलाता है। मतलब किसी भी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र हो गया, उस राष्ट्र के पास जितना भी उपलब्ध संसाधन है सभी को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय शक्ति कह सकते हैं, है ना। तो राष्ट्र शक्ति इस तरह से हम नेशनल पावर कह सकते हैं ना, जो उससे राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। जो उससे जो होता है राष्ट्र, जो वो होता है राष्ट्र शक्ति होता है, उससे क्या होता है, राष्ट्र की जो उद्देश्य होता है राष्ट्र का, उसको पूर्ति किया जाता है ना। तो इसी प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को क्या किया था, परिभाषित किया था, है ना। परिभाषित करने मतलब डिफिनेशन दिया था, है ना। तो सबसे पहला नाम आ सकता है, आता है वो हार्टमैन के शब्दों में। हार्टमैन क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति से यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा निर्बल है, या अपने राष्ट्र हित की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। मतलब कोई भी देश वो अपने राष्ट्र को रक्षा करने के लिए, या किसी भी देश को किसी भी देश के पास कितना उसके पास क्षमता है, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय शक्ति कह सकते हैं। ये हार्टमैन के शब्दों में था। ये हार्टमैन अपने विचार में रखते हैं राष्ट्र शक्ति का डिफिनेशन। उसी के बाद दूसरा विद्वान आते हैं, वो है मार्गेंथो। मार्गेंथो के अनुसार वो क्या कहते हैं कि राष्ट्र शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। जिससे कोई भी देश की शक्ति, नीति, व्यवहार को अगर प्रभाव कर सकता है, नियंत्रण रख सकता है,
रखता है जिस तरीका से, उस जिस पावर से, उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय पावर। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शक्ति या राष्ट्रीय पावर कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा को वर्णन कर सकते हैं। क्वेश्चन का 2 पॉइंट हम लोग इस तरह से क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए, पहले परिचय और उसके बाद परिभाषा। अब देखते हैं क्वेश्चन का 3rd पॉइंट, और क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप को भी क्या करना है, वर्णन करना है। तो राष्ट्रीय शक्ति का 3 स्वरूप होता है। पहला सैनिक शक्ति, दूसरा होता मनोविज्ञान यानी विचार शक्ति, तीसरा होता आर्थिक शक्ति। अब एक एक करके इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं। चलिए, स्वरूपों में सैनिक शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तीनों जो स्वरूप होता है उसमें से सैनिक स्वरूप जो होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति मूल रूप से सैनिक शक्ति ही है। राष्ट्रीय शक्ति जो होता है वो क्या होता है, सैनिक शक्ति ही होता है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्र शक्ति परामर्शक है, मतलब जितना राष्ट्र को रक्षा करने के लिए जो राष्ट्रीय शक्ति आवश्यक होता है ना, राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्र हितों के लिए प्राथमिक शर्त होता है। राष्ट्र की जो शक्ति होता है वो राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के हितों के लिए ही प्राथमिक शर्त पर काम करता है। ठीक है, जिसके लिए सर्वप्रमुख साधन शक्ति ही है। पहला साधन क्या होता है, शक्ति होता है। पामर तथा पार्कस के अनुसार सैनिक शक्ति का महत्व इस बात में है कि वो यह बहस का अंतिम शब्द तथा अपील का अंतिम न्यायालय होता है। यह बहस का अंतिम शब्द और अंतिम न्यायालय होता है। ठीक है, शक्ति है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान या विचार शक्ति में प्रतीकात्मक साधन शामिल होते हैं। ये प्रतीकात्मक साधन शामिल होते हैं जिनसे व्यक्ति के मस्तिष्क तथा भावनाओं को प्रभावित किया जा सकता है। जिससे व्यक्ति के मस्तिष्क तथा भावनाओं को क्या किया जाता है, प्रभावित किया जा सकता है ना। और प्रचार तथा समझौता वार्ता इसके प्रमुख साधन है। तो इसका प्रमुख साधन क्या रखिएगा, तो प्रचार, ये समझौता है ना। समझौता जो होते हैं इनका प्रमुख साधन होते हैं ना। और इसका क्या था, अपील, क्या था, अपील, और अंतिम शब्द है ना। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय शक्ति। तो राष्ट्रीय शक्ति एक अन्य महत्वपूर्ण साधन आर्थिक शक्ति है ना, जो विदेश नीति के आर्थिक साधन आजकल दूसरे राष्ट्रों के कार्य तथा व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख साधन बने हुए हैं। क्या बने हुए, प्रमुख साधन बने हुए हैं। विचारकों का मानना है कि आज आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति में अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका आधार राष्ट्र के साधन, तकनीकी क्षमता तथा औद्योगिक स्तर आदि है। मतलब जो दोनों को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब शक्ति को, सैनिक शक्ति को, है ना, और आर्थिक शक्ति को, है ना, ये दोनों क्या होता है, एक होता है ना। इस तरह से हम लोग राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप को क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप को हम लोग वर्णन कर सकते हैं एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय शक्ति की विशेषता। तो राष्ट्रीय शक्ति की विशेषता जो है निम्नलिखित है। उसमें से पहला आता है अस्थायी स्वरूप। अस्थायी स्वरूप क्या होता है, देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। स्थायित्व का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, क्योंकि समय समय पर इसके तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। तत्व जो होते हैं क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। भारत की राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, तो पूर्व काल में सैन्य दृष्टि से पिछड़े तथा सुरक्षा के प्रति आकांक्षित भारत की तुलना में आज का भारत सैन्य क्षमता, प्रभाव तथा सुरक्षा के प्रति आत्मविश्वास के से परिपूर्ण हुआ है। कहने का मतलब पहले जो पिछड़ा हुआ भारत था, ठीक है, जो सुरक्षा के लेकर बहुत पिछड़े हुए थे, वो आज की तुलना में सैन्य क्षमता, प्रभाव जो होता है, सुरक्षा जो होता है, आत्मविश्वास में क्या हुआ, परिपूर्ण हुआ, ज़्यादा प्रभावशील हुआ है। तो ये था पहला राष्ट्रीय शक्ति का पावर, पता चला, विशेषता पता चला। दूसरा देखिए तुलनात्मक स्वरूप। तुलनात्मक स्वरूप कहने का मतलब है, देखिए, कि राष्ट्र शक्ति के स्वरूप एक एवं स्तर को तुलनात्मक पद्धति से ही आंका जा सकता है। किससे, तुलना करके। एक देश की शक्ति को दूसरे देश से तुलना करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी शक्ति को माप सकते हैं। तो एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति एक तत्व की दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के उसी तत्व से तुलना करते हैं। मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की शक्ति को हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्रों की जो शक्ति होता है और क्षमता से तुलना करने से ही राष्ट्रों की जो निर्बल होता है उसको हम लोग माप सकते हैं या निर्बल कहा जा सकता है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति को हम लोग एक दूसरे की शक्ति से तुलना करके ही क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सापेक्षता। सापेक्षता कहने का मतलब होता है कि जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने शक्ति संबंधों में परिवर्तन करता है, क्या करता है, शक्ति संबंधों में
परिवर्तन करता है तो उन राष्ट्रों की अन्य संबंध सभी स्वतः ही परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है? स्वतः ही क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरणतः भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत और ब्रिटेन के संबंधों में स्वतः सापेक्ष परिवर्तन आ गए। मतलब एक दूसरे के साथ स्वतः क्या आ गया? परिवर्तन आ गया, है ना। तो ये होता है सापेक्षता। तीसरा विशेषता पॉइंट है कि शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र समान नहीं होते हैं ना। तो देखिए इसको डिफाइन करते हैं कि जिस प्रकार दो व्यक्ति शक्ति की दृष्टि से परिपूर्ण से समान नहीं हो सकता, मतलब मान लीजिए मेरा शक्ति किसी और की शक्ति से बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। उसी तरह से उसी प्रकार से दो राष्ट्र की शक्ति एक समान नहीं हो सकता है। तो किसी भी देश की तुलना दूसरे देश के करने पर परिपूर्ण समानता नहीं पाई जा सकती है। एक देश दूसरे देश से या तो निर्बल होगा या तो सबल होगा, या तो किसी का ज़्यादा होगा या तो किसी का कम होगा। मतलब एक देश की शक्ति दूसरे देश की शक्ति का बराबर कभी भी नहीं कर सकता, या तो कोई वो ज़्यादा होगा या तो मैं ज़्यादा हूँ। मतलब एक देश कभी ज़्यादा हो सकता है या दूसरा, इसी कहते हैं एक शक्ति जो होता है दृष्टि से दो देश का कभी भी समान नहीं हो सकता है। इस तरह से हम लोग उसकी विशेषता को क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय शक्ति की विशेषता को वर्णन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्र शक्ति का महत्व। राष्ट्र शक्ति का महत्व देखते हैं, चलिए देखते हैं। यह किसी राष्ट्र की आकांक्षाओं तथा आशाओं को पूरा करने का साधन होता है, ठीक है। और इस प्रकार राष्ट्र शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की धुरी होता है। हम लोग इसी तरह कह सकते हैं जो राष्ट्र शक्ति होता है तो आशाओं को पूरा करने का क्या होता है? एक साधन होता है। और राष्ट्र शक्ति ही किसी भी देश की विदेश नीति का आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है ना। और शक्ति संपन्न राष्ट्र ही अपनी विदेश नीति के माध्यम से अपने राष्ट्र हितों को प्राप्ति कर सकता है। मतलब अपनी विदेश नीति के माध्यम से ही अपने राष्ट्र हितों की प्राप्त कर सकता है या प्राप्ति कर सकता है ना। आप लोग इस तरह से राष्ट्र शक्ति के महत्व को भी वर्णन कर सकते हैं। यहीं पर आप लोग आंसर को एंड कीजिए, आप लोगों को बहुत से अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। इसी तरह से आप लोग समझ के कोई भी क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों के सामने सभी क्लास लिया जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल का, है ना, इसलिए नहीं बन पा रहा है ना। तो बहुत कष्ट से इस वीडियो को शूट किए गए हैं क्योंकि लिया ही नहीं जा रहा है। इतना फ़ोन ख़राब हो चुका है कि क्लास लिया ही नहीं जा रहा। फिर भी कोशिश करके आप लोगों के लिए ले रहे, पूरी तरह से सभी क्लास लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। किसी भी तरह से हम लेंगे तो लेंगे, पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे, आगे भी लेते रहेंगे ना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग जेपीएससी विद टेलीग्राम पर जाकर जेपीएससी विद अमन सर्च करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री में पीडीएफ मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। हमेशा मैं फ्री में ही काम करूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक।